हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री साथ ही स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर का कॉन्सेप्ट रिवीजन करने वाले हैं। अगर आपने चैप्टर पहले पढ़ रखा है तो बहुत ही कम टाइम में एक बार फिर से सारी चीजों को रिवाइज कर पा रहे होंगे। इसी प्रकार से हमने काफी सारे चैप्टर्स के रिवीजन वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो जाकर के हमारे चैनल को चेकआउट करिए। वहां पर आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज एंड कॉन्सेप्ट रिवीजन वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं, है ना। फिलहाल के लिए हम एल्कोहल फिनॉल की शुरुआत कर रहे होंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स के साथ, है ना। चलिए किस प्रकार से हम एल्कोहल को प्रिपेयर करने वाले हैं देखते हैं। आपके काम की चीज है क्या ये? फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीन से कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो पहला क्या है, बाई एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। तो आपके पास ये रही एल्कीन, एल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड, अरे हाँ है ना। इसका आप रिएक्शन करवाने वाले हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो आपको H+ मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, एसिड तो H+ देने वाला है। यस, अब देखिए यहाँ पर आपको ये कोशिश देखना है कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। ये एल्कीन टूटेगी तो एक बार कार्बोकेटाइन यहाँ पर बन सकता है या फिर यहाँ पर बन सकता है, तो कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा? ये वाला स्टेबल होगा ना। दैट मीन्स यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन रहा होगा। और इसके बाद अगर तुम्हारे पास रीअरेंजमेंट करने की पॉसिबिलिटी है तो आप रीअरेंज कर रहे होंगे, मतलब आपको मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना होगा यहाँ पर, है ना। देन H2O के जब लेने वाले हैं तो आपको ROH मिल जाएगा, दैट इज एल्कोहल। नाउ सेकंड वन क्या है, बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड, दैट इज HBO। तो यहाँ पर भी आपके पास एल्कीन ही है। यहाँ पर आप लेते हैं B2H6 THF यानी कि टेट्राहाइड्रोफेरॉन, है ना, H2O2 OH नेगेटिव। इससे क्या होगा, आपको यहाँ पर H+ OH नेगेटिव का एंटी मार्कोनिकॉज के हिसाब से एडिशन करना है, ठीक है। तो एंटी मार्कोनिकॉज के हिसाब से एडिशन करेंगे तो आपको यहाँ पर ये मिल जाने वाला है। मार्कोनिकॉज एडिशन क्या होता है? मार्कोनिकॉज एडिशन के हिसाब से जो निगेटिव एडेंडम होगा, निगेटिव एडेंडम कहाँ पर जुड़ेगा? जिस कार्बन पर कम हाइड्रोजन होंगे, जिस कार्बन पर कम हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो एंटी मार्कोनिक क्या होगा? तो एंटी मार्कोनिकॉज रूल क्या होगा? निगेटिव एडेंडम उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होने वाले हैं। तो इस कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, दो है ना, यहाँ पर एक ही है। तो इसका मतलब निगेटिव एडेंडम दैट इज OH नेगेटिव कहाँ पर जुड़ेगा? इस वाले कार्बन पर, अरे हाँ है ना। तो आप समझ सकते हैं कि HBO में एंटी मार्कोनिकॉज के हिसाब से एडिशन हो रहा होता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे बहुत ध्यान से। 4 MCTS इज फॉर्म्ड, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन, है ना। नो रीअरेंजमेंट यानी कि यहाँ पर कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है ना। प्रोडक्ट अपीयर्स लाइक एडिशन ऑफ H2O ऑन एल्कीन बाई एंटी मार्कोनिकॉज रूल। ये तो बताया मैंने आपको। सिन एडिशन ऑफ BH3 का सिन एडिशन हो रहा होगा, है ना। सिन एंटी के बारे में हमने आपको ऑलरेडी आइसोमेरिज्म वाले वीडियो में बता रखा है, ओके। नाउ ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, जिसको आप OMDM भी बोल रहे होते हैं, यहाँ पर भी आपके पास एल्कीन है, आपको इसकी रिएक्शन करवानी है। देखिए रिएजेंट देख लीजिए बहुत ध्यान से, HgOSc होल ट्वाइस देन H2O NaBH4, है ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड, H+ OH माइनस, यहाँ पर मार्कोनिकॉज एडिशन होगा, ध्यान रखिएगा। रिएजेंट आप देख लीजिए, है ना, नेम तो आपको याद हो ही जाएगा। रिएजेंट देखिए एंड देखिए किस प्रकार से एडिशन हो रहा है। OMDM में मार्कोनिकॉज एडिशन होगा, बट HBO में एंटी मार्कोनिकॉज एडिशन हो रहा था, है ना। तो मार्कोनिकॉज मतलब उस कार्बन पर OH लगेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, यानी कि यहाँ पर कम है तो इसलिए यहाँ पर OH लग चुका है, ओके। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड इज RDS हियर, इसका मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, rate of reaction is directly proportional to nucleophilicity of alkene and it is directly proportional to stability of partial positive carbon. नो रीअरेंजमेंट, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है। साइक्लिक मर्क्यूरेनियम एंड फॉर्मेशन, एंटी एडिशन होता है, ठीक है। आगे आइए, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन को लूज करना एंड हाइड्रोजन का एडिशन करना, है ना। देखिए बाई रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होता है? जहां पर C डबल बॉन्ड हो, इसी को आप बोल रहे होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, है ना, कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिडक्शन आपको करना है, दैट मीन्स यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड O है, इसका एक बॉन्ड तोड़िए, H दे दीजिए, ठीक है। यही हुआ, यहाँ पर एक बॉन्ड तोड़ा गया है, H इसको दिया गया है, H इसको दिया गया है, तो आपका ये बन जाएगा। OH ग्रुप दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स एल्कोहल का फॉर्मेशन हो चुका है। रिएजेंट ध्यान से देख लीजिए, NaBH4 और LiAlH4, है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर आपको H2+ कैटलिस्ट भी मिल सकता है। कैटलिस्ट का मतलब है निकेल, प्लेटिनम एंड पैलेडियम, है ना, ठीक है। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार से रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। H- निकलने वाला देखिए, NaBH4 हो चाहे LiAlH4 हो, इनका काम है एक हाइड्राइड देना, मतलब H नेगेटिव देना। H नेगेटिव है, कार्बन पर अटैक करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑक्सीजन पर डेल नेगेटिव चार्ज होने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होती है ना। तो ये H नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, जब ये कार्बन पर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा, दैट मीन्स आपको ये बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। देन H+ लेकर के ये OH का फॉर्मेशन कर रहा होगा, है ना। एनी इशू नहीं होना चाहिए। सेकेंड वन क्या है, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ईस्टर्स एंड एसिड क्लोराइड। तो ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज RCOOH। तो यहाँ पर अगर RCOOH है आपके पास इस प्रकार से, इस बॉन्ड को तोड़िए, H दीजिए, है ना। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है इसमें से एक बॉन्ड तोड़िए, H दीजिए। यही आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में करना है, ईस्टर में करना है एंड एसिड क्लोराइड में करना है, ठीक है। C डबल बॉन्ड O में आपको एक बॉन्ड ऑक्सीजन का तोड़ना है, H देना है ना। LAH, यहाँ पर LAH होगा, दैट इज LAH क्या है? ये LiAlH4 है, ये LiAlH4, इसका नाम क्या होता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसलिए इसको LAH लिख दिया गया है, ठीक है।
यहाँ पर भी यही है। और हाँ, ये NaBH4 आपको कहीं कहीं पर सोडियम बोरोहाइड्राइड SbH भी लिखा हुआ मिल सकता है ना, कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, ये बात एक ही है। सोडियम बोरोहाइड्राइड SbH लिखा हो, चाहे इस प्रकार से लिखा हो NaBH4, एट द एंड ऑफ द डे ये क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है ना। तो ये एल्कोहल वगैरह देख लेंगे, आसानी से आप इनको बना भी सकते हैं। और अब बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होने वाला है, RMgX होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये अटैक करेगा R नेगेटिव है ना, यहाँ पर R नेगेटिव अटैक करने वाला है कार्बन पर। ये बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा तो आपको ये बनता हुआ नजर आ रहा होगा। देन H+ पाकर के ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा होगा, है ना। R ग्रुप जो यहाँ से अटैक किया था कार्बन पर, वो कार्बन पर जुड़ जाने वाला है। नाउ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। एल्कोहल को प्रिपेयर आप कर चुके हैं, अब हम फिनॉल को प्रिपेयर करने वाले हैं। पहला क्या है, डोज प्रोसेस। यहाँ पर आपके पास क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन आपको करवानी है मोल्टेन और फ्यूज्ड NaOH के साथ, और इस टेम्परेचर पर करवानी है। आप देख सकते हैं 623 केल्विन, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है ये, है ना। और 300 से लेकर 320 ATM प्रेशर होगा। देन जो आप इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं तो एक क्लोरीन हट करके यहाँ पर OH जुड़ जाएगा, दैट मीन्स फिनॉल का फॉर्मेशन हो रहा होगा, है ना। कोई दिक्कत है नहीं। दूसरा तरीका क्या है, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन है आपके पास ये, है ना, इसकी रिएक्शन आप करवाने वाले हैं ओलियम के साथ, है ना। तो ये बनने वाला है। देन आपको फर्दर इसी रिएक्शन करवानी है मोल्टेज और फ्यूज्ड NaOH के साथ, तो आपको फिनॉल बनता हुआ नजर आ रहा होगा, है ना। वही बात है यहाँ पर भी, देखिए किस प्रकार से होता है ये, NaOH होगा, Na+OH नेगेटिव, है ना, और ये नेगेटिव अटैक करने वाला है इस कार्बन पर, ठीक है। इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे ओपन कर देगा, दैट मींस ये बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर OH आपको लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ थर्ड वन इज फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट। क्या आपको ये पता है कि डायजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है? देखिए यहाँ पर आपके पास एनिलीन होता है, यहाँ पर NH2 लगाएंगे, दैट मींस एनिलीन होता है। एनिलीन की आप रिएक्शन करवाते हैं NaNO2 प्लस HCl, और ये टेम्परेचर होता है आपका 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अरे हाँ है ना, ठीक है। तो जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं तब जाकर के आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन रहा होता है इस प्रकार से। फर्दर आप इसकी रिएक्शन जहाँ भी कराते हैं तो आपको ये सब कुछ बनता हुआ नजर आ रहा होता है। ये रिएक्टेंट आप कई जगह पर यूज कर रहे होते हैं, है ना। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को आप बोल रहे होते हैं डायजोटाइजेशन रिएक्शन। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड डायजोटाइजेशन रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड कर रहा होता है, बन रहा होता है ना। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पर आते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की आप रिएक्शन करवाने वाले हैं H2O बॉइलिंग वाटर के साथ, है ना। दैट मीन्स आपको फिनॉल बनता हुआ नजर आ रहा होगा। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब बात करेंगे हम फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे? देखिए ये रहा आपका क्यूमीन, है ना। इसकी रिएक्शन आप करवाने वाले हैं O2H यानी कि सनलाइट। तो इस प्रकार से ब्रेक होगा ओ रेडिकल में, देन आपका क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा होगा, ठीक है। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। देन H+ यानी कि एसिडिफाई आप कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली आपको ये फिनॉल बनता हुआ नजर आ रहा होगा। और यहाँ पर क्या है बताइए, एसीटोन है ना, ये एसीटोन, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। एंड नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। नंबर 1, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। एसिडिक नेचर का मतलब है कि यहाँ पर आपको H+ रिमूव होता हुआ नजर आ रहा होगा। ROH तो RO नेगेटिव एंड H+, ओके। देन फर्दर आप ROH यानी कि एल्कोहल की रिएक्शन करवाने वाले हैं अदर रिएजेंट्स के साथ, तो क्या क्या बनेगा ये ध्यान से देखिए। ROH दैट इज एल्कोहल की रिएक्शन जो आप करवाने वाले हैं Na एंड हीटिंग, Na मतलब सोडियम, तो आपको मिल रहा होगा RO नेगेटिव Na+। देखिए ध्यान से, RO नेगेटिव यहाँ पर थे, है ना, और Na+ जब भी आपको मिल रहा होगा तो ये क्या है, सॉल्ट है। अरे हाँ है ना, ये सॉल्ट है ना, ये सभी में बनेगा। इसके अलावा जो बनने वाला है वो आपको याद रखना है, ओके। RO नेगेटिव Na+ के साथ साथ यहाँ पर H2 गैस रिलीज हो रही होगी। H2 गैस रिलीज होती हुई आपको नजर आ रही होगी जब भी आप हीटिंग करवाने वाले हैं सोडियम की प्रेजेंस में, है ना। फर्दर आप NaH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको सॉल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, एंड साथ में यहाँ पर भी आपको हाइड्रोजन गैस मिल रही होगी। नाउ अब यहाँ पर अगर आप NaNH2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, NaNH2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपको सॉल्ट के साथ साथ NH3 गैस मिल रही होगी, अमोनिया, है ना। ये कैसे होता है देखिए, प्लस माइनस में तोड़ दो, Na+ NH2 माइनस, तो Na+ कहाँ जाएगा, Na+ जाएगा इसके पास, सॉल्ट बन जाएगा, देन NH2 और ये मिलकर के NH3 का फॉर्मेशन कर रहे होंगे, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए NaOH के साथ रिएक्शन करवाने वाले हैं इसकी ROH की, यहाँ पर समस्या हो जाएगी। जब देखिए सॉल्ट तो बनेगा, लेकिन जब सॉल्ट के साथ साथ आप H2O बना रहे होंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करने वाली। ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि वाटर ज्यादा एसिडिक होता है इन कंपेरिजन टू एल्कोहल। यहाँ पर हम लिख देंगे, जस्ट अ सेकेंड, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो हम वाटर की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू एल्कोहल, ठीक है। बोलिए हाँ है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, है ना। अब NaHCO3 के साथ जब रिएक्शन करवाने वाले हैं तो आपको मिल रहा होगा H2CO3। ये भी जनाब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। दैट मीन्स ये रिएक्शन नहीं प्रोसीड करेगी, ये वाली रिएक्शन भी प्रोसीड नहीं करेगी, क्योंकि आपका H2O स्ट्रॉन्ग एसिड होता है इन कंपेरिजन टू एल्कोहल, ओके। एनी इशू नहीं होना चाहिए। नाउ सेकेंड वन इज एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन, यहाँ पर आपके पास क्या है, एसिड, है ना, RCOOH, ROH, ये क्या है, एल्कोहल, है ना। तो ये H2O बाहर निकालिए, H2O बाहर निकालेंगे तो आपको RCOOR- मिल रहा होगा, है ना। इसी प्रकार से इन सब चीजों को देख पाएंगे। यहाँ पर आप क्या निकालने वाले हैं, RCOOR, है ना। RCOOR को बाहर निकालिए और बाकी आपको यहाँ पर RCOOH मिलता हुआ नजर आ रहा होगा, दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है।
यहाँ पर आपको रिएक्शन करवानी है पिरिडीन के साथ। पिरिडीन के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे, देखिए एसिड क्लोराइड है ना यहाँ पर, तो जब आप इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं आरओएच दैट इज एल्कोहल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, तो आपको RCOOR मिल रहा होगा एंड साथ में आपको HCl मिल रहा होगा। इस HCl की फर्दर रिएक्शन होगी पिरिडीन के साथ, क्योंकि आपने पिरिडीन तो लिया ही था। पिरिडीन के साथ इसकी रिएक्शन होने वाली है तो आपको ये सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा सॉल्ट? पिरिडीनियम क्लोराइड। पिरिडीनियम क्लोराइड नामक सॉल्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों कराई है, यहाँ पर भी दोनों कराई है, बट यहाँ पर सिर्फ हमने फॉरवर्ड रिएक्शन करवाई हुई है, क्योंकि यहाँ पर बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होने वाली, इस वजह से नहीं होने वाली, क्योंकि जैसा ही HCl बनेगा पिरिडीन के साथ मिलकर के वो सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो, स्टेरिफिकेशन समझ में आना चाहिए। नाउ थर्ड वन इज रिएक्शन विद PX3, PX5 एंड SOX2। ये सारी रिएक्शन आप हेलो एल्केन वाले चैप्टर में देख चुके हैं। ROH की रिएक्शन करने वाले हैं PX3 के साथ, तो फिर यहाँ पर 3 मोल होगा ना, यस, तो फिर आपको एल्काइल हैलाइड मिल रहा होगा दैट इज RX। H3PO3 भी साथ में आपको मिल रहा होगा। आप रिएक्शन करवाने वाले हैं ROH के साथ, ROH की PCl5 के साथ, तो भी आपको यहाँ पर RCl मिल रहा होगा दैट इज एल्काइल हैलाइड। ROH की रिएक्शन करवाएंगे SOCl2 के साथ, तो आपको RCl मिल रहा होगा एंड दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड। ठीक है, एल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने का ये बेस्ट मेथड है। इसको आप क्या नाम देते हैं? इसको आप नाम देते हैं डार्जन रिएक्शन। ठीक है, और ये बेस्ट मेथड होता क्यों है आपको ये भी पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो SO2 एंड HCl है। ये दोनों गैसेस हैं, बहुत ही आसानी से इवेपोरेट हो जाएंगी, वेपराइज हो जाएंगी, है ना। दैट मीन्स आपको ये बहुत ही प्योर फॉर्म में मिल रहा होगा। नाउ फोर्थ वन इज रिएक्शन विद HX यानी कि H+X-। अरे हाँ, है ना। तो ROH है आपके पास 2 डिग्री 3 डिग्री होना चाहिए, तो आपको ये कार्बोकेटायन बनता हुआ नजर आ रहा होगा। देन कार्बोकेटायन X नेगेटिव के साथ मिलकर के RX का फॉर्मेशन कर रहा होगा दैट इज एल्काइल हैलाइड, है ना। नाउ डिहाइड्रेशन, यहाँ पर रिएजेंट क्या होते हैं? कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर कंसंट्रेटेड H3PO4। टेम्परेचर देख लीजिएगा 443 केल्विन है ना। तो ROH की रिएक्शन करवाएंगे आप H+, अरे एसिड है ना, एसिड है तो फिर H+ देगा, H+ देगा, दैट मीन्स यहाँ पर प्रोटोनेट हो रहा होगा। ROH है, यहाँ पर H+ आएगा, दैट मीन्स इस प्रकार से प्रोटोनेट हो रहा होगा और ये बाहर जाने वाला है। ठीक है, तो आपको R+ मिल रहा होगा, देन आप हीटिंग करेंगे तो आपको एल्कीन मिल जाएगा, एंड जो भी मोर स्टेबल एल्कीन होगी वही आपका मेजर प्रोडक्ट होने वाला है। ठीक है, मोर स्टेबल एल्कीन मींस मेजर प्रोडक्ट। ये सारी रिएक्शंस आप हेलो एल्केन चैप्टर में देख चुके हैं, है ना। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड। ऑक्सीडेशन, यहाँ पर ऑक्सीडेशन सीखने वाले हैं। देखिए MOA का मतलब है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर हम बताते हैं आपको, अगर 1 डिग्री एल्कोहल है आपके पास, अरे RCH2OH 1 डिग्री है ना, तो 1 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करवाने वाले हैं, तो जनाब ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता हुआ तुम्हें नजर आ रहा होगा। ध्यान रखिएगा ये बात, है ना। अगर 2 डिग्री एल्कोहल है उसकी रिएक्शन आप करवा रहे हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो वो कीटोन में कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, 3 डिग्री एल्कोहल कोई भी रिएक्शन नहीं देने वाला। ठीक है, अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते कौन कौन से ये समझ लेते हैं, क्योंकि वहां पर आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं दिया जाएगा, आपको रिएजेंट के नाम दिए जाएंगे। ठीक है, तो पता होना चाहिए आपको। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहला क्या है? PCC दैट इज पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, है ना, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, दूसरा क्या है? एनहाइड्रस CrO3। तीसरा क्या है? PDC यानी कि पायरिडीनियम डाइक्रोमेट। PCC यानी कि पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PDC पायरिडीनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ये रहा आपके पास स्ट्रक्चर, है ना, ये वाला। ओके, फर्दर आपको मिल सकता है CrO3 प्लस एसीटोन, या फिर आपको CH2Cl2 मिल सकता है, या फिर 2 pyridine भी मिल सकता है। ये इन सभी का काम क्या है? 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड तक ले जाना, 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन तक ले जाना। ठीक है, और पांचवा रीजन भी देख लेंगे, कॉपर या फिर Ag, और ये टेम्परेचर आपके पास होना चाहिए 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, बताइए। और हाँ, यहाँ पर भी देख लेते हैं, या फिर आपके पास एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक एल्कोहल है तो उसका आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे। उसके ऑक्सीडेशन करवाने के लिए आपको ये रीजन का यूज करना पड़ेगा दैट इज MnO2, एंड ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा होगा। दैट मींस 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन तक लेकर आने वाला है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपके पास है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत ही जबरदस्त वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उनका काम क्या है? 1 डिग्री एल्कोहल को लेकर जाएंगे ये एसिड में, हाँ यहाँ पर लोचा हो जाता है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 डिग्री एल्कोहल एसिड। बस आपको इतना याद रखना है। 2 डिग्री एल्कोहल में आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालें या फिर स्ट्रॉन्ग वाले, एट द एंड आपको कीटोन ही बनता हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, दोनों जहां पर कीटोन है। एंड 3 डिग्री एल्कोहल यहाँ पर भी रिएक्शन नहीं करने वाला। ठीक है, अब देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं। पहला वाला KMnO4H+ आपको दिया जा सकता है, हॉट KMnO4 दिया जा सकता है, या फिर K2Cr2O7H+ दिया जा सकता है, या फिर हॉट K2Cr2O7 दिया जा सकता है, या फिर एल्कलाइन KMnO4 अलॉन्ग विद हीटिंग, या फिर H+ भी आपको दिया जा सकता है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। KMnO4H+ का मतलब क्या है? एसिडिफाई ना, एसिड। ओके, नाउ सेकंड वन इज कंसंट्रेटेड HNO3, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और थर्ड वन CrO3 प्लस H2SO4, इसको आप जोन्स रिएजेंट बोल रहे होते हैं। आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है एंड ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। जोन्स रिएजेंट दैट इज CrO3 प्लस H2SO4 का काम है 1 डिग्री एल्कोहल को एसिड में ले जाना। फोर्थ वन है एक्वस CrO3 या फिर H2CrO4। अरे हाँ है ना, ठीक है, ये पता कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड आपकी आंखों के सामने है। नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स। अब फिनॉल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसका भी एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल्स। तो यहाँ पर भी H+ आपको दिखाई दे रहा होगा।
PHOH से H बाहर निकालिए, PHO नेगेटिव एंड H+, ठीक है। और अब यहाँ पर ये क्या हो गया है, इसको हम ऐसे सही कर देंगे, ठीक है। तो PHOH की आप रिएक्शन बनाने वाले हैं Na हीटिंग के साथ, अरे वही है सारी रिएक्शन है जो आपने एल्कोहल के साथ करवाई थी ना, वही सारी रिएक्शन आपको फिनॉल्स के साथ भी करवानी है। ओके, तो यहाँ पर भी सॉल्ट बनेगा PHO नेगेटिव Na+, है ना, PHO नेगेटिव Na+ का सॉल्ट बन जाएगा सभी में। बट इसके अलावा जो बनेगा उसको ध्यान रखना है, यहाँ पर भी आपको Na एंड हीटिंग के साथ H2 गैस मिल रही होगी, NaH के साथ H2 गैस मिल रही होगी, वहाँ पर भी आपको यही मिल रहा था। NaNH2 के साथ भी आपको NH3 ही मिल रही थी वहाँ पर भी, एंड यहाँ पर भी मिलेगा। ये तीनों गैसेस हैं, है ना, H2H2 एंड ये एमोनिया गैस। हाँ, जब यहाँ पर आप NaOH के साथ रिएक्शन करवाने वाले हैं, NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर वाटर बन जाएगा, एंड वाटर वीक एसिड होता है इन कंपेरिजन टू फिनॉल्स। अरे हाँ या ना, वाटर वीक एसिड होता है इन कंपेरिजन टू फिनॉल्स, तो इसका मतलब ये रिएक्शन प्रोसीड कर रही होगी। बट यहाँ पर एक बार फिर से H2CO3 का फॉर्मेशन हो रहा होगा, एंड ये है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड देन फिनॉल। फिनॉल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दैट मीन्स ये रिएक्शन नहीं बनने वाली, यानी कि ये रिएक्शन नहीं होगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए, है ना। कोई दिक्कत है आपको? हाँ, एक चीज मेरे से छूट गई है जो मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट करवाता हूँ, यहाँ पर आपको याद रखना है। देखिए मैंने बोला था एल्कोहल वीक एसिड होता है इन कंपेरिजन टू वाटर। अरे कहाँ गए यार, एक सेकेंड। हाँ, ये देखिए हमने लिखा भी हुआ है, एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर की ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू एल्कोहल। बट एक ऐसा केस है क्या, जहाँ पर मिथनॉल, ये भी तो एल्कोहल ही है, मिथनॉल की एसिडिक कंडीशन ज़्यादा होती है, एसिडिक कैरेक्टर का ज़्यादा होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होती है, मिथनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू वाटर। इसका मतलब ये वाली रिएक्शन प्रोसीड कर रही होगी, ये वाली रिएक्शन प्रोसीड कर रही होगी। इसका मतलब CH3OH होना चाहिए आपके पास, CH3OH होना चाहिए, एंड इसकी रिएक्शन जैसे ही आप करवाएंगे NaOH के साथ, ठीक है, NaOH है ना यहाँ पर, NaOH के साथ, तो यहाँ पर वाटर तो बनेगा, बट वाटर वीक एसिड होता है इन कंपेरिजन टू फिनॉल, वाटर वीक एसिड होता है इन कंपेरिजन टू फिनॉल। तो फिर आपको देखिए CH3, एक सेकेंड, CH3O नेगेटिव Na+, ये तो हो गया आपका सॉल्ट, एंड साथ में आपको H2O मिल रहा होगा, एंड ये रिएक्शन प्रोसीड करती है। ये रिएक्शन होती है, क्यों होती है, क्योंकि वीक एसिड है आपका ये H2O, ठीक है। दोबारा सुनिएगा, सभी एल्कोहल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है इन कंपेरिजन टू वाटर, एक्सेप्ट मिथनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू वाटर। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए, है ना, कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं है। नाउ एसिडिफिकेशन, यहाँ पर एसिडिफिकेशन की बात करते हैं हम, यहाँ पर भी सेम ही रिएक्शन है। एसिड है आपके पास, एसिड एनहाइड्राइड एंड एसिड क्लोराइड, ठीक है, ऊपर क्या है एसिड, तो एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन आप करवाने वाले हैं फिनॉल के साथ, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या निकलने वाला है, एसिड में आपको H2O बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा होगा, ये रहा एसिड एनहाइड्राइड। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं क्या निकल रहा है बाहर, RCOOH, है ना, RCOOH, दैट मीन्स एसिड, ठीक है। साथ में ये देखिए, आपको ये सब याद नहीं करना है, आपको यहाँ पर ये देखना है किस प्रकार से आप इन चीज़ों को बाहर निकाल रहे हैं, है ना, बाकी सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पर क्या है HCl, यहाँ पर रिएक्शन करवा रहे हैं आप पिरीडीन के साथ। तो पिरीडीन के साथ मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, HCl रिएक्शन कर लेगा पिरीडीन के साथ, सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, एंड कौन सा सॉल्ट, पिरीडीनियम क्लोराइड, ठीक है। इसका मतलब ये रिएक्शन बैकवर्ड साइड नहीं होगी, ये मैंने गलत बना दिया है, यहाँ पर रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड साइड में जा रही होगी, है ना। PDF में आपको सही करके दे दिया जाएगा। और अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कौन सी रिएक्शन है आपके पास, ये क्या है, सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन करवाने वाले हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, है ना, एसिटिक एनहाइड्राइड ये रहा आपका। तो आपका एस्पिरिन का फॉर्मेशन हो रहा होगा, ये आपको पता होना चाहिए। एस्पिरिन फॉर्मेशन वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्पिरिन के साथ साथ आपको CH3COOH वही बनता हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप बोल रहे होते हैं सैलिसिलिक एसिड। ओके, नाउ और आगे देखते हैं, और आगे क्या है भैया, पीछे आगे क्या, इधर आइए। नाउ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पहली वाली क्या है, नाइट्रेशन, यानी कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ आप नाइट्रेशन करवाने वाले हैं। तो ये आपको फिनॉल की रिएक्शन करवाएंगे डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो ये क्या देगा, NO2 पॉजिटिव देने वाला है, और ये NO2 पॉजिटिव यहाँ पर ऑर्थो पर भी जुड़ेगा एंड पैरा पर भी जुड़ेगा, ठीक है। जनरली क्या होता है, जनरली ये होता है कि पैरा वाला प्रोडक्ट आपका मेजर होता है, बट अगर कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो उस पर्टिकुलर केस में आपका ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मेजर होता है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ओके। एंड इसमें कैसी है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। यहाँ पर क्या है, इंटर मतलब किसी दूसरे कंपाउंड के साथ, फॉर एग्जांपल इसको उल्टा करके लिख दिया एक दूसरे वाले को, ये भी तो आपका वही प्रोडक्ट है जो ये है, इसको उल्टा कर दिया हमने, क्योंकि यहाँ पर अभी आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हुई नजर आ रही होगी, ठीक है। दैट मीन्स इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दूसरे के साथ। अच्छा, तो बॉइलिंग पॉइंट में फर्क क्या पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो का कम होने वाला है इन कंपेरिजन टू पैरा का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग जुड़े हुए ना एक दूसरे से, मतलब इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसका मतलब दोनों को अलग करने के लिए आपको बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही होगी। वोलेटिलिटी या फिर वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो ऑर्थो वाले की वोलेटिलिटी या फिर वेपर प्रेशर ज्यादा होने वाला है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे, द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन, यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है, इनको आप स्टीम डिस्टिलेशन के ऐसे अलग कर सकते हैं।
Orthonitrophenol is steam volatile due to intramolecular hydrogen bonding, while paranitrophenol is less volatile due to intermolecular hydrogen bonding, which causes the association of molecule. ये हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप एक दो बार पॉइंट देखेंगे आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, रटने वगैरह की जरूरत नहीं है यहाँ पर। नाउ नाइट्रेशन करवाने वाले हैं हम विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ध्यान रखिएगा, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ नाइट्रिक एसिड दिया गया है या फिर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड दिया गया है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही NO2 का एडिशन आप कर रहे होंगे। बट अगर तुम्हें कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड दिया जा रहा है तो आप 3 NO2 को लगाने वाले हैं, दैट मींस पिकरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा होगा। देखिए ये रहा आपके पास फिनॉल, इसकी रिएक्शन आप करवाने वाले हैं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो डायरेक्टली ये आपको पिकरिक एसिड बनता हुआ नजर आ रहा होगा। बट इसमें समस्या क्या है, यहाँ पर पुअर यील्ड, यानी कि बढ़िया यील्ड में ये नहीं बनता है, बनता तो है बट यील्ड उतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इसी रिएक्शन 2 स्टेप में करवाते हैं, यानी कि कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो SO3H यहाँ पर जुड़ रहा होगा, SO3H यहाँ पर जुड़ रहा होगा, ऑर्थो पैरा, ठीक है। फर्दर उसकी रिएक्शन करवाएंगे कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, तब जाकर के आपको पिकरिक एसिड मिल रहा होगा एंड उसकी यील्ड बहुत ही बढ़िया होगी, ठीक है, अच्छी यील्ड में मिलने वाला है। दोनों बातें पता होनी चाहिए, है ना। बाकी ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है तो फिर आपको 3 NO2 का एडिशन करना पड़ रहा होगा, दोनों ऑर्थो पोजीशन पर और एक पैरा पोजीशन पर, तो आप बोल रहे होंगे पिकरिक एसिड। नाउ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अभी भी है एंड यहाँ पर अभी हम हेलोजिनेशन करवाने वाले हैं, यानी कि हेलोजन का एडिशन। तो पहली बार क्या है, मोनोब्रोमिनेशन, यानी कि एक ब्रोमीन का एडिशन करने वाले हैं। तो रिएजेंट क्या होगा आपके पास, Br2 अलॉन्ग विद CH2। तो फिनॉल है, एक प्रोडक्ट बनेगा पैरा वाला, दूसरा बनेगा ऑर्थो वाला, एंड अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह नहीं है तो पैरा ही मेजर होता है। आप ये बात याद रखिएगा, पैरा ही मेजर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह नहीं होने वाली। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पर होती है, जहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा हो किसके साथ, फोन के साथ, यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के साथ। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, द यूजुअल हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ लुईस एसिड सच एज FeBr3 व्हिच पोलराइजेस द हेलोजन मॉलिक्यूल। ओके, FeBr3 की प्रेजेंस में आमतौर पर रिएक्शंस हो रही होती हैं क्योंकि वो पोलराइज कर रहा होता है हेलोजन मॉलिक्यूल। इन केस ऑफ फिनॉल द पोलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ लुईस एसिड। फिनॉल के केस में पोलराइजेशन हो जाता है, ब्रोमिनेशन पोलराइजेशन हो रहा होगा इन Br2 का इन एब्सेंस ऑफ लुईस एसिड, इसलिए यहाँ पर आपको कोई भी लुईस एसिड नजर नहीं आ रहा है ना। इट इज ड्यू टू हाईली एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप अटैच्ड विद द बेंजीन रिंग। ये जो OH ग्रुप यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, इसके हाईली एक्टिवेटिंग इफेक्ट के कारण ऐसा पॉसिबल हो रहा होता है ना। जो लाइनें हैं ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाली, इनको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं वो यहाँ से बन सकते हैं। अब करवाएंगे हम ट्राई ब्रोमिनेशन। अच्छा, 3 ब्रोमीन का एडिशन करवाना है, तो फिनॉल की रिएक्शन आप करवाइए किसके साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, दैट इज Br2H2O के साथ। तो ये आपको बनता हुआ नजर आ रहा होगा एंड ये क्या है, YPPT। इसको पिकरिक एसिड मत बोल देना, हाँ ये ब्रोमीन है, वहां पर NO2 था, है ना, NO2 था यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज ना हो जाए इसमें आप। ओके, एंड इसका ये क्या होता है, YPPT होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाने वाले हैं ना। कोलबेज रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। कोलबेज रिएक्शन में होता क्या है, देखिए फिनॉल होता है आपके पास, रिएक्शन करवाते हैं आप NaOH along with CO2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको नजर आएगा ही आएगा अगर कोलबेज रिएक्शन की बात करी जा रही होगी। देन आप एसिडिफाई कराने वाले हैं तो आपको ये ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड मिल रहा होगा, ठीक है। इसी का यूज कर रहे थे आप एस्पिरिन फॉर्मेशन के लिए, देख लेंगे एक बार। देखिए यही जो है सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड बोल सकते हैं आप, है ना, बात तो एक ही है। ओके, सो ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड बन रहा होगा आपका फिनॉल के साथ, है ना। नाउ रीमर टीमर रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर भी आप फिनॉल की रिएक्शन करवाने वाले हैं, CHCl3 प्लस KOH हो या फिर NaOH हो, कोई भी हो काम चल जाएगा, CCl2, है ना। ये आपका अटैकिंग रीजेंट है। ओके, तो आपको मिल रहा होगा ये मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा एंड ये माइनर प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये क्या है, ये क्या था, सैलिसिलिक एसिड, तो ये क्या हो जाएगा, सैलिसल्डिहाइड। ओके, और इसको अगर आप नाम देना चाहें तो क्या बोल रहे होंगे आप, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, यहाँ पर 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ओके, तो रीमर टीमर रिएक्शन में आपको सैलिसल्डिहाइड मिल रहा होगा, कोलबेज रिएक्शन में आपको सैलिसिलिक एसिड मिल रहा होगा। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ओके, अटैकिंग रीजेंट आपका ये होता है CCl2 एंड अगर आपसे पूछ लिया जाए इंटरमीडिएट तो आपको पता होना चाहिए इंटरमीडिएट बनेगा बेंजल क्लोराइड। ये रहा आपका बेंजल क्लोराइड, ये इंटरमीडिएट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि रीमर टीमर रिएक्शन जब हो रही होती है तो वहां पर कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहां पर जो इंटरमीडिएट बनता है उसका नाम होता है बेंजल क्लोराइड, और ये रहा आपका बेंजल क्लोराइड, है ना। आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन विद जिंक डस्ट। जिंक डस्ट यानी कि यहाँ पर आप फिनॉल लेंगे, Zn रखेंगे तो आपको ये बेंजीन मिल जाएगा, ठीक है। क्या होता है लास्ट में, यहाँ पर ZnO भी आपको बनता हुआ नजर आ रहा होगा, दैट मींस जिंक यहाँ से जो है एक ऑक्सीजन को खींच लेता है ना, तो आपका बेंजीन बन जा रहा होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराने वाले हैं, ये रही फिनॉल। ऑक्सीडेशन के लिए आप क्या करेंगे, Na2Cr2O7 एंड H+, तो आपको ये पैरा बेंजोक्विनोन मिल रहा होगा एंड ये ब्राइट येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। Na2Cr2O7 H+ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यहाँ पर शायद मैंने बताया भी था आपको, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहाँ गए, ये देखिए Na2Cr2O7, Na2 हो या फिर K2 हो, बात एक ही है। ओके, Na2Cr2O7 भी आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा होगा, तो आपका ये पैरा बेंजोक्विनोन बन जाएगा, दैट इज ब्राइट येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड। नाउ
नेक्स्ट वन इज टेस्ट ऑफ फिनॉल। टेस्ट ऑफ फिनॉल, पहला टेस्ट क्या है, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। यहाँ पर आपके फिनॉल है, उसकी रिएक्शन आप करवाने वाले हैं FeCl3 के साथ, तो आपको ये वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। एंड ये कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ना। FeOPH6 एंड इस पर 3 निगेटिव बन रहा होगा एंड बाहर 3 पॉजिटिव, 3H+ अलॉन्ग विद 3HCl। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट में आपको एक वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनता हुआ नजर आ रहा होगा। ब्रोमीन वाटर टेस्ट वही है, Br2H2O है ना, यहाँ पर आपको व्हाइट PPT मिल जाएगा, ये थोड़ी देर पहले ही आप देख चुके हैं। नाउ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। एल्कोहल फिनॉल खत्म हो चुका है, अब बात करेंगे हम ईथर्स की। तो ईथर को प्रिपेयर कैसे करेंगे, बाई डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स के डिहाइड्रेशन से हम ईथर को प्रिपेयर करने वाले हैं। ये क्या है, एल्कोहल, ये क्या है, ये भी तो एल्कोहल ही है, ROH, इसको आपने उल्टा करके लिखा है, ROH ऐसे लिखिए, ROH ऐसे लिखिए। क्यों ऐसे किया गया है, क्योंकि हमें यहाँ से पानी निकालना है, हाँ पानी निकालना है, H2 बाहर निकालेंगे तो आपका ROR दैट इज ईथर का फॉर्मेशन होता हुआ तुम्हें नजर आ रहा होगा। एंड ये किसकी प्रेजेंस में होगा, एसिड की प्रेजेंस में होगा, दैट इज कंसंट्रेटेड H2SO4, और ये टेम्परेचर भी आपको पता होना चाहिए, है ना, 413 केल्विन। एंड नाउ सेकंड वन इज विलियमसन। ओह बहुत ही अच्छा इंसान है ये, आप सभी जानते होंगे इसको, है ना। विलियमसन ईथर सिंथेसिस, 1 डिग्री एल्काइल हाइड्राइड है आपके पास, RX इसकी रिएक्शन कराने वाले हैं, R- O नेगेटिव Na+, है ना, तो आपको ROR दैट इज ईथर बनता हुआ नजर आ रहा होगा। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ये भी SN2 ही है, ये मैंने जनरल फॉर्म बताया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा R की जगह पर हमने CH3 पुट कर दिया है, R के बजाय CH3, है ना, तो CH3S की आप रिएक्शन करने वाले हैं इसके साथ। तो जिस किसी के भी साथ रिएक्शन कराएंगे आपको ये पता होना चाहिए, जो O नेगेटिव है ना, ये इस पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा एंड इसको बाहर निकाल देगा, दैट मीन्स ये पूरा इस पर जुड़ जाएगा, है ना, X बाहर चला जाएगा एंड पूरा का पूरा इस पर जुड़ जाएगा, दैट मीन्स ये आपको एट द एंड बनता हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है नाउ इसको देखते हैं। इसकी रिएक्शन यहाँ पर क्या है, 3 डिग्री, यहाँ पर है जनाब ये 3 डिग्री है, दैट मीन्स इसकी रिएक्शन आप करवाने वाले हैं CH3O नेगेटिव Na+ के साथ, तो यहाँ पर E2 रिएक्शन हो रही होगी। यहाँ पर क्या थी, SN2, नीचे क्या है, E2। ठीक है, अल्फा कार्बन ये रहा आपका, मतलब जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसी को बोलते हैं अल्फा कार्बन, एंड उसके पास वाले कार्बन को बोल रहे होते हैं बीटा कार्बन। तो आपको यहाँ पर एलिमिनेशन करना होता है, E2 मतलब एलिमिनेशन करना होगा आपको। एलिमिनेशन कैसे होता है, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन हटाइए एंड बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाइए, ये वाला भी बीटा कार्बन है, ये वाला भी बीटा कार्बन है, किसी से भी हटा लिए आपको एट द एंड प्रोडक्ट तो एक ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ पर एसीटोन बनता हुआ नजर आ रहा होगा। याद ये रखना है कि यहाँ पर ये E2 रिएक्शन प्रोसीड कर रही होती है, ऊपर क्या है, SN2। एंड नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं ईथर्स की। पहली क्या है, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, रिएक्शन विद HX के साथ रिएक्शन करने वाले हैं आप एंड CO बॉन्ड टूटने वाला है। ये रही आपकी ईथर ROR डैश एंड ये ऑक्सीजन पर लोन पेयर होने वाले हैं एंड ये लोन पेयर कहाँ पर अटैक करेगा, H+ पर, अरे हाँ है ना, HX का मतलब है H+X-, ये इस पर अटैक करेगा, देन आपको ये बनता हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, इतना सही है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, R और R' मतलब R या फिर R' में से कोई सा भी एक 3 डिग्री हो या फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो, तो उस पर्टिकुलर केस में SN1 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड कर रही होगी, अदरवाइज SN2 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड कर रही होगी। ठीक है, SN1 मतलब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा होगा, SN2 मतलब किसी भी प्रकार से कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होने वाला, सिंगल स्टेप में रिएक्शन प्रोसीड कर रही होगी। आई होप आप सभी ये सारी बातें जानते होंगे। हेलो एल्केन हेलो एल्कीन चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं, है ना। देखिए यहाँ पर ये रही आपकी ईथर, इतना देखना है भी सिर्फ और सिर्फ, प्लस माइनस कुछ नहीं देखना है, CH3O C2H5, ये रही आपकी ईथर, है ना। ठीक है, H+, देखिए ध्यान से, जो मैं बताने वाला हूँ उसको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर मैं आपको बना के दिखाता हूँ, इसको हटाया जाएगा यहाँ से, CH3O CH2 CH3। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, आप हाइड्रोजन यहाँ पर लाने वाले हैं, ओके, तो फिर इस प्रकार से बन रहा होगा। ठीक है जनाब, बन जाएगा। अब अगर आप इस वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 डिग्री बनेगा, इस वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 1 डिग्री ही बनेगा, एंड 1 डिग्री आपको नहीं बनाना है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा तभी आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएंगे, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ 3 डिग्री में बनेगा। ये नॉर्मल 1 डिग्री में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होने वाला। आप यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन को प्रोसीड कर रहे होंगे, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड होगी, दैट मीन्स H+ नहीं, अब यहाँ पर X नेगेटिव अटैक करेगा, इस कार्बन पर ही क्यों अटैक करेगा, यहाँ पर क्यों नहीं कर सकता, कर सकता है यहाँ पर ही, बट यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। SN2 मैकेनिज्म में वहां पर उस वाले कार्बन पर अटैक किया जाएगा जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, जैसे कि यहाँ पर है। तो X नेगेटिव इस कार्बन पर अटैक करेगा तो इस वाले बॉन्ड को ऐसे ओपन कर देगा, है ना, दैट मीन्स CH3X आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि ये X आकर के इससे जुड़ जाएगा। ओके, बाकी आपको यहाँ पर C2H5OH भी बनता हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये जब बाहर जाएगा ये वाली बात यहाँ पर आ गई है और ये मिलकर के यहाँ पर आ गया है, बोलो हाँ है ना। SN2 मैकेनिज्म आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पर आइए, ये रही आपकी ईथर, है ना, इतनी ईथर है आपकी, कोई दिक्कत है आपको इन सब चीजों को समझने में, नहीं, ओके। H+X नेगेटिव है, यहाँ पर जब OH ये प्रोटोनेट आप करवाएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा, दैट मीन्स अब यहाँ से आपको ये निकलता हुआ नजर आ रहा होगा। अगर ये निकाल देंगे आप यहाँ से तो यहाँ पर बताइए, आप बताइए 3 डिग्री बन रहा है ना, ये वाले कार्बन पर 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, दैट मीन्स 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, दैट मीन्स आप इसको फॉर्म करेंगे। 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा तो डेफिनेटली S1 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड होगी, यानी कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा होगा।
दिखाई दे रहा है यहाँ पर येलो पेन से आपको कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता हुआ, यस कार्बोकेटायन यहाँ पर बन जाएगा, देन एक्स इससे जुड़ जाएगा तो आपको ये बनता हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद इस प्रकार से, यानी कि यहाँ पर रिएक्शन 2 स्टेप में प्रोसीड कर रही होगी, पहले कार्बोकेटायन बनेगा, देन फर्दर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल दैट इज एक्स, या फिर यहाँ पर आई लिखा हुआ है दैट मींस यहाँ पर CH3 आप मान लेंगे। ओके, तो ये इस प्रकार से अटैक करने वाला है ना। कोई दिक्कत 3 डिग्री होगा तभी ऐसा कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और यहाँ पर देखते हैं लास्ट वाले में क्या है, PHCH2OCH3। यहाँ पर जब आप कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर रहे होंगे, ऐसे हटा करके इसको कार्बोकेटायन बनाएंगे तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन बनेगा। मुझे पता है ये 1 डिग्री है, मुझे पता है, बट यहाँ पर तुम्हें लिखा हुआ दिखाई देना चाहिए रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड 1 डिग्री कार्बोकेटायन अगर है तो उसका फॉर्मेशन आप कर रहे होंगे। उसके बाद एक्स निगेटिव का अटैक यहाँ पर होगा तो आपको PHCH2X बनता हुआ नजर आ रहा होगा, एंड साथ में आपको CH3OH भी बन जाएगा। ठीक है, ये CH3OH यहाँ से बनेगा एंड ये अलग होने के बाद एक्स निगेटिव इस पर अटैक कर देगा। ओके, कार्बोकेटायन है ना, कार्बोकेटायन है तो एक्स निगेटिव तो आएगा ही आएगा, दैट मींस PHCH2X आना चाहिए। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ये आपके दिमाग में बिल्कुल छपा हुआ होना चाहिए। नाउ रिएक्शन विद एक्सेस HX, यहाँ पर HX जो है एक्सेस में है, बहुत ज्यादा है। ओके, तो अगर ROR है आपके पास, ये क्या है, लोकलाइज्ड लोन पेयर, यानी कि डीलोकलाइज्ड नहीं है, किसी भी तरीके से इधर उधर इन्वॉल्व नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है ना। आजकल इंडिपेंडेंट वाला तो वैसे भी बहुत कुछ चला हुआ है। ओके, तो ROR एक्सेस HX यानी कि HX की कोई समस्या नहीं है। HX बॉन्ड यहाँ पर रखिए, HX और H2O बाहर निकाल देंगे, पानी निकलेगा यहाँ से OH और H यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, दैट मींस RX आपको बनता हुआ नजर आ रहा होगा, RX एंड R-X, यानी कि यहाँ पर आप डैश भी लगा लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको HX देखना है, प्लस माइनस करके बाउंड तोड़ देने हैं। यहाँ पर भी आप HX देखेंगे, H प्लस X माइनस कर लेंगे, यहाँ पर कार्बन पर लोन पे यानी कि निगेटिव होगा तो फिर आप इसको जोड़ देंगे, दैट मींस ये बॉन्ड अलग हो जाएगा, यानी कि CH3X आपको नजर आ रहा होगा एंड PHOH भी आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, दैट इज फिनॉल। ठीक है, यहाँ पर भी लोकलाइज है, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूटा नहीं, क्यों नहीं टूटा, क्योंकि जनाब यहाँ पर डीलोकलाइज, यहाँ पर इस प्रकार से देखेंगे आप, यहाँ पर ऑक्सीजन है, दैट मींस ये लोन पेयर डीलोकलाइज है, इसमें इन्वॉल्व है निगेटिव सिंगल, सॉरी लोन पेयर सिंगल डबल, दैट मींस वाला बॉन्ड आप नहीं तोड़ सकते क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो रहा होता है, इसलिए आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ा है। बट यहाँ पर दोनों बॉन्ड टूट सकते हैं, ये वाला भी टूटेगा, ये वाला भी टूटेगा, क्योंकि ये लोकलाइज लोन पेयर है जिस प्रकार से यहाँ पर था। ठीक है, HX बनाइए, H2 पानी निकाल दीजिए, यहाँ पर CH3X बनेगा और एंड PHCH2X भी बन रहा होगा, PHCH2X बनेगा एंड CH3X बन जाएगा। ठीक है, लोकलाइज डीलोकलाइज ध्यान से देखते रहिएगा। एंड ये रही हमारी लास्ट स्लाइड, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रहे आपके पास बेंजीन के ऊपर क्या है, OCH3 यानी कि मिथॉक्सी ग्रुप, तो इसको आप मिथॉक्सी बेंजीन भी बोल रहे होते हैं या फिर आप इसको एनिसोल भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन आप करवाने वाले हैं NO2 पॉजिटिव के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है NO2 आएगा। NO2 कहां पर जुड़ेगा, पैरा पर। देखिए इन सभी में ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनने वाले हैं, इन सभी में ऑर्थो प्रोडक्ट भी बन रहे होंगे, बट यहाँ पर पैरा मेजर होता है इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ पैरा बनाया हुआ है। बाकी आप सभी समझ लें कि यहाँ पर भी ऑर्थो होगा, यहाँ पर भी ऑर्थो होने वाला है, यहाँ पर भी ऑर्थो प्रोडक्ट होगा ही होगा। ठीक है, इन सभी में ऑर्थो प्रोडक्ट होगा, बट पैरा वाला मेजर है इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ पैरा बनाया हुआ है ना। ठीक है, X प्लस का एडिशन करवाएंगे तो X यहाँ पर पैरा पे लगने वाला है, यहाँ पर R प्लस ऑब्वियस बात है पैरा पर लगेगा। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है तो आप करवा के देख लेंगे। ठीक है, RC डबल बॉन्ड हो तो C डबल कार्बोकेटायन यहाँ पर जुड़ जाएगा पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो पर भी बनेगा बट वो माइनर होगा, है ना। और इसी के साथ आपने हमारे इस वीडियो को समाप्त कर दिया है। आई होप, यस, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। इसी प्रकार से पढ़ते रहें, फोड़ते रहें, एंड चैप्टर वाइज PYQs के लिए और क्विक रिवीजन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, है ना। चलिए मिलेंगे दूसरे वीडियो में, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।